नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आरपीएससी के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। ये जो आरपीएससी से रिलेटेड मैं पुराने पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो मैं लेके आया हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसी पेपर के थ्रू मैं आपको कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लिए लॉजिकल होंगे और ट्रिकी होंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्टिनोड की, तो देखिए लेंथेनोड्स और एक्टिनोड की बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ये किसमें आता है? एफ ब्लॉक के अंदर। और एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 28। कितने हैं एलिमेंट? 28, जिसमें से 14 तो है लेंथेनोड्स होते हैं। कौन से हैं? लेंथेनोड्स। और 14 ही कौन से हैं? एक्टिनोड्स। एक्टिनोइड्स यानी लेंथेनोड कितने हैं अपने पास? 14 तत्व। और एक्टिनोड कितने हैं अपने पास? 14 तत्व। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं तो इनको दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। कौन सी? दुर्लभ मृदा धातुएं, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या कहते हैं इनको? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके लिए मैं बात करूं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण धातुएं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अंतर संक्रमण धातुएं कहते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए, तो देखिए ध्यान रखना, N-2 F1214 N-1 D021 और NS2, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है। क्या बता रहा हूँ? N-2 F1214 N-1 D021 और NS2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, हमें ये पता लगाना है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा तत्व एक्टिनोड नहीं है। तो अगर मैं एक्टिनोड की बात करूं, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। इसको ऐसे याद रखना है, थाली पे यू नीपू पुरोसो की आम सेम बीकानेरी चिप्स ऐसे फैमे की मध्य में मानो लार आ जाए। ये मैंने ट्रिक लिख रखी है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। थाली पे यू नीपू पुरोसो की आम सेम बीकानेरी चिप्स ऐसे फैमे कि मध्य में मानो लार आ जाए। अब देखिए, यहां अपने पास थोरियम, नेप्टूनियम और यूरेनियम, थोरियम, नेप्टूनियम और यूरेनियम, ये तत्व कौन से अपने पास? एक्टिनोड्स है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक्टिनम कभी भी एक्टिनोड नहीं होता है, वो होता है केवल और केवल डी ब्लॉक का तत्व होता है। तो ऑप्शन अपने आप फर्स्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तत्व यहाँ एक्टिनोड नहीं है। तो एक्टिनियम एक्टिनोड नहीं है, इसके बाद वाले सारे क्या है? एक्टिनोड है। दूसरा दोस्तों, ये ध्यान रखना कि सभी के सभी एक्टिनोड क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जबकि अगर मैं लेंथेनोड की बात करूं तो इसमें अपवाद स्वरूप केवल प्रोमेथियम यानी पीएम केवल और केवल एक लेंथेनोड का रेडियो एक्टिव तत्व है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व। ये इस बार अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। आपको संकुल यौगिक दे रखे और उनसे आपको अनुचुंबकीय प्रकृति वाला पहचानना है। तो सीधा दोस्तों, इसमें सबके अगर मैं चाहूं तो आंसर बता सकता हूं। इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या बेहतरीन तरीका है। इसका मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 है और इस कोबाल्ट से 6 वीक फील्ड यानी दुर्लभ दुर्लभ क्षेत्र लिगेंड जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जितने भी लिगेंड हैं, टोटल लिगेंड्स और उनकी दंतुकता यानी डेंटिसिटी
अब यहाँ 6 लिगेंड हैं और एक दंतुक है, तो कोऑर्डिनेशन कितना हो गया 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है दोस्तों, तो 2 हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, एक sp3d2 और एक d2sp3। लेकिन इन दोनों के अंडर अगर मैं कंडीशंस की बात करूं शेप की, तो शेप इनकी होती है ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन कोई सा भी हो, शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। sp3d की बात करें दोस्तों, तो इसको अपन आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा, आउटर डी ऑर्बिटल संकरण में काम में आ रहा है, और जबकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने में संकरण बनाने में काम में ले जा रहा है। तो यहाँ ये हो जाएगा इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसको जब आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इनको अपन बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सब चीजें दोस्तों मैंने समझा रखी है सारी की सारी, आप जरूर एक बार, आपको या तो आइकन बटन में मिल जाएगा, या मैं आपको जो लास्ट इस एंड ऑफ द टाइम वीडियो है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन सब की। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो कोबाल्ट +3, तो ये हो गया अपने पास 37 4s2 होता है, तो 36 4s0 हो गया। अब इनर डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 1 2 3 4 5, ये s और ये p, तो ये इनर डी ऑर्बिटल है, ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब देखिए दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इस इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी दोस्तों, अपने पास एज इट इज अपने पास ये डी ऑर्बिटल आउटर वाले, ये 4d वाले, अपने पास ये एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अब जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो कितने हैं 6, तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे इनके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में 6 के 6। और अब आप कह सकते हो कि तो एक तो s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 ये d ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं, और संकरण बन गया sp3d2। क्लियर है। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए, चुंबकीय गुण की बात की जाए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अपने को याद रखना है अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाता है। तो अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाने वाला कौन सा हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया दोस्तों COF6 3-। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है √n+2। क्या होता है √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये पहचानना है कि अधोलिखित लेंथेनॉइड में कौन सा भली भांति ज्ञात +4 ऑक्सीस्टेट अवस्था प्रदर्शित करता है, जो कि एक अच्छा विश्लेषक अभिकर्मक भी है। क्या कह रहा हूं, एक अच्छा विश्लेषक अभिकर्मक भी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात की जाए, तो ये जो सेरेनियम है, ये Ce+4 जो कि एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये क्या है, एक लेंथेनॉइड्स है। क्या है ये, लेंथेनॉइड है। और लेंथेनॉइड दोस्तों ध्यान रखना, +4 ऑक्सीस्टेट के अलावा +3 और +2 भी शो करता है। इसके अगर मैं पूछा जाए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑप्शन अपने यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए लेंथेनॉइड की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने अभी बताया कि लेंथेनॉइड में केवल और केवल PM अपवाद स्वरूप रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, तो N-2 F 1 to 14 N-1D 0 to 1 और NH2। जहाँ अगर मैं लेंथेनॉइड के लिए N की बात करूंगा, तो N की वैल्यू 6 आती है, तो 6-2 4F 1 to 14 5D 0 to 1 और 6H2 इस इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर लेंथेनॉइड के लिए फॉर्मूला हो गया। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार पूछा जा चुका है, 4F7 5D1 6H2। ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पूछा है ज्विटर आयन के रूप में रह सकता है, तो कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो ज्विटर आयन बना सकता है। देखो ज्विटर आयन बनाने की बात की जाए, तो सबसे पहले ज्विटर आयन बनाने की टेंडेंसी एमिनो एसिड्स की होती है दोस्तों। किसकी होती है, एमिनो एसिड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एक NH2 ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप COH भी हो, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं अपने पास, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। अगर मैं इन एमिनो एसिड्स की बात करूं दोस्तों, तो ये मैं एक सिंपल सा सबसे सिंपल एमिनो एसिड ले लिया, ग्लाइसिन।
कौन सा, ग्लाइसिन। अगर मैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात करूं तो बायोमोलिक्यूल के अंदर टोटल अपने पास 20 एमिनो एसिड दे रखे हैं, जिनमें से 20 में से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल। यानी जो अपनी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, इसेंशियल, और जो अपनी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते वो क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल। वो अपने आप ऑलरेडी बॉडी में बनते हैं। इसेंशियल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये अपनी को बॉडी में बनते नहीं है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड होता है अपनी बॉडी से डाइट के थ्रू। यानी अपन क्या करते हैं, इसको आउटर सोर्स या खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, 10 एमिनो एसिड्स को लेते हैं। और इसकी ट्रिक है दोस्तों, टीवी मिल पाथ। ये इस एमिनो एसिड्स को याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है। अगर आपको इन ट्रिक्स को यानी पूरे के पूरे एमिनो एसिड्स याद करने 20 के 20 एमिनो एसिड, तो दोस्तों इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। मैंने लगभग सारे के सारे वीडियो ऑर्गेनिक के बना दिए हैं जो 11th 12th के लेवल के हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहे हैं। अब देखिए यहां पर अपने को ये देखना है कि जिटर आयन की तरफ रह सकता है, तो अपने को ये देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ये NH2 फ्री भी होता है और इजीली ये H+ ले भी सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहां जिटर आयन की तरफ रह सकता है, तो देखो यहां पर ये N डबल बॉन्ड है, ये नहीं रह सकता दोस्तों। इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार, ये लीजिए। देखो ये वाला ग्रुप नहीं रह सकता, यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं रह सकता। यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये है कि यहाँ पर ये H+ डोनेट करे और ये H+ को ले ले NH2 ग्रुप, तो ये कुछ इस तरह से अपने पास जिटर आयन बना लेगा NH3+ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये जो कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, इसका आप इजीली जिटर आयन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टीवी मिल पाथ से याद रखना है इनको। और नॉन इसेंशियल को भी याद करने की ट्रिक है दोस्तों, GG, AA, SC, PT। ये क्वेश्चन है SC PT, ये इसकी बेहतरीन ट्रिक है। आप इससे आप नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एसिडिक एमिनो एसिड भी देखने को मिलेंगे। कौन से, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल। ये इनकी ट्रिक मैंने बता रखी है, अलग से रिकॉर्ड कर रखे हैं मैंने, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बता रखा है। ये सब आपको मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वीडियो के अंत में जाकर के उसको जरूर एक बार देखिएगा और एक बार जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आरएनए और डीएनए किरेल अणु हैं, सही बात है। इनमें से किरेलता किस कारण से होती है, तो देखिए दोस्तों किरेलता, इसमें यह ध्यान रखना कि हमें जब ये जो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इसमें एक कार्बन, जहां अपन अल्फा और बीटा फॉर्म शो करते हैं, वो कार्बन अपने पास क्या होता है, किरेल कार्बन होता है। तो हमें यहां ध्यान रखना है कि इसकी जो किरेलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, क्या एल शर्करा वाले अवयवों की वजह से होती है, या डी शर्करा वाले अवयवों की वजह से होती है, या किरेल फॉस्फेट ईस्टर डाई लिंकेज की वजह से होती है। ये आपके पास में इनके ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। तो फटाफट एक बार सोचिए कि कौन सा आंसर अपने पास ये हो सकता है। सोचिए, फटाफट सोचिए दोस्तों। हाँ, तो मिल गया, बात समझ में आ गई क्या आपको। तो दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है, डी शर्करा अवयव। कौन सी, डी शुगर कंपोनेंट, जिसकी वजह से ये क्या करता है, किरेलिता दर्शाता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से, डी ऑक्सी राइबोस शुगर, ये वाली, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ H OH CH2 OH और ये H, और यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर कार्बन पे जो OH था इसमें से ऑक्सीजन मैंने हटा दी है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबोज शुगर अपन कहते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन अपने पास क्या होता है, किरेल कार्बन होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन को जब कॉन्सेंट्रेटेड H3 के साथ में गर्म किया जाता है, तो पुराना टेस्ट सर मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, जेंथोप्रोटीन, आपने बीएससी में किया होगा ये टेस्ट। जेंथोप्रोटीन परीक्षण करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए। जैसे ही ये प्रोटीन गर्म कर, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H3 के साथ में जब प्रोटीन को आपने क्या किया होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H3 लिया था और उसमें कुछ बिस्किट के टुकड़े डाले थे, और जब अपन इसको हीट किया और येलो कलर प्राप्त हो गया था, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जेंथोप्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अगर मैं बात करूं ग्लूकोज को निम्न के साथ गर्म करने पर ओसाजोन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है। इसकी मैं रिएक्शंस कराऊंगा जब बायोमोलिक्यूल का पोर्शन जो ग्लूकासोजोन बनता है, केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा बायोमोलिक्यूल की, तब मैं ये चीज जरूर बताऊंगा। इसमें ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है। किसके साथ में रिएक्ट करता है? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है। तो कुछ इस तरह से मैं इसकी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, CH2OH है ये, और यहाँ पर ये फिनाइल हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है, ये फिनाइल हाइड्रोजन, और इस कार्बन से भी ये फिनाइल हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज का ओसाजोन। क्या बोलते हैं? ओसाजोन बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन अपने और बन सकता है कि जब मैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ में, क्या करा रहा हूँ? ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराता हूँ दोस्तों, तो ये जो टर्मिनल CHO ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है? COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ इस तरह से ये बन जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड HO3 के साथ में गर्म किया जाए तो ये जो टर्मिनल दोनों ग्रुप है CH2 और OH और CHO वाला, ये दोनों के दोनों किसमें चेंज हो जाते हैं? COOH में। इसको अपन बोलते हैं सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैकरिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए इसकी एक रिएक्शन मैं और बता रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मिनट। इसकी एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। क्या कह रहा हूँ? इस ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है। एक रिएक्शन और थी मेरे पास, मैंने देखी थी, इसको बता रखा है, हाँ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, बिल्कुल याद आ गया। टॉलेंस रिएजेंट के साथ में भी ये ग्लूकोनिक एसिड ही देता है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन इस CHO ग्रुप को किसमें चेंज कर देते हैं? COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के साम्य मिश्रण विशिष्ट गुणन यानी स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहा है, ये विशिष्ट गुणन की बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्लूकोज का ताजा विलयन होता है, ग्लूकोज का ताजा विलयन, अब देखो ग्लूकोज कौन कौन सी फॉर्म में होता है? एक तो अल्फा डी फॉर्म में और एक होता है बीटा डी फॉर्म में। ये अल्फा डी ग्लूकोज भी होता है और बीटा डी ग्लूकोज भी होता है। अब जो ताजा बना हुआ अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है दोस्तों, इनिशियली स्टार्टिंग में 112 डिग्री का होता है, और बीटा डी ग्लूकोज का केवल 19 डिग्री का होता है। और जब ये दोनों के दोनों साम्य अवस्था में आते हैं धीरे धीरे तो ओवरऑल जो चेंज होता है वो 52.7 डिग्री का हो जाता है। कितना? 7 डिग्री का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है भैया RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। एमिनो एसिड अनिवार्य नहीं है, तो मैंने अनिवार्य के लिए बताया था दोस्तों टीवी मिल पाथ, यानी आप इसको याद कर सकते हो, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिलेंथ्रिन, एनालिन और ट्रिप्टोफैन, मिलपाथ, एच है हिस्टिडीन, ये सारे सारे एमिनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन नहीं है, ये वाला, ये टायरोसिन अपने पास में इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, ये इसेंशियल एमिनो एसिड। तो अपने को पूछ रहा है कौन सा अनिवार्य नहीं है, नॉन इसेंशियल है, तो ये है अपने पास इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। और अपने को नॉन इसेंशियल पहचानना है, तो नॉन इसेंशियल कौन सा है? टायरोसिन। तो ये ट्रिप्टोफैन इसेंशियल है, लाइसिन इसेंशियल है, वैलिन भी इसेंशियल है, केवल और केवल अनिवार्य कौन सा नहीं है? टायरोसिन। ठीक है, याद रख लेंगे दोस्तों। प्रोटीन को ये आज कर लिया अपन ने, आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे, आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके RPSC एग्जाम के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए। आई होप आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों जो अपना हुंड का नियम बचा हुआ है, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं केमिकल काइनेटिक, या मैं आपको बोल रहा था पीएच बेसिस पर, क्योंकि मैंने पहले भी इसके न्यूमेरिकल्स करवाए थे, पीएच पे बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने थे, तो वो मैं आज नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।